I want to confirm that we have a very productive first session with distinguished American delegation. We have very good progress and we are moving forward to the just and lasting peace. All right, we had a very good day today. I think we made a tremendous amount of progress, even from the last time I spoke to you, and I apologize for keeping you waiting, but there was more work to be done. करीब 3.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पीस प्लान लेकर आए हैं उस पर फैसला लेने के लिए निर्णायक मोड़ अब आने वाला है। 28 बिंदुओं वाले इस पीस प्लान को मानने का अंतिम फैसला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को ही करना है। ट्रंप प्रशासन जेलेंस्की से इस प्लान को मनाने पर अड़ा हुआ है। 23 नवंबर से जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच पहली बार फैसले की टेबल पर बातचीत हुई है। दोनों पक्षों में औपचारिक वार्ता शुरू हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसे यदि जेलेंस्की मान लेते हैं तो यह न केवल यूक्रेन की सीमाओं बल्कि यूरोप के नक्शे को भी बदलकर रख सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पक्ष यूक्रेन पर एक खास समय सीमा के भीतर समझौता कराने के लिए दबाव डाल रहा है। इतना ही नहीं, उन प्रस्तावों को भी मानने के लिए दबाव डाला जा रहा है जिसे यूक्रेन ने अब तक बार-बार खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि यह योजना यूक्रेन के लिए आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का मानना है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो यूक्रेन अपने और भी अधिक क्षेत्र को गंवा सकता है। ट्रंप के प्रस्ताव में क्या-क्या है ये हम आपको बता देते हैं। यदि ट्रंप के प्रस्ताव पर अमल हो गया तो 20% यूक्रेनी हिस्सा रूस को स्थायी रूप से मिल जाएगा, जो उसके लिए आर्थिक और सामरिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। इन इलाकों में डोनबास, लुहांस्क, डोनेत्स्क, क्रीमिया, जापोरिजिया और खेरसोन के कुछ हिस्से शामिल होंगे। यह इलाका यूक्रेन के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि मामला सिर्फ यूक्रेन की जमीन का नहीं है, बल्कि यूक्रेन की औद्योगिक शक्ति, कृषि उपज, खनिज संपदा और काला सागर तक उसकी रणनीतिक पहुंच का भी यह केंद्र है। ऐसे में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है और उसका सुरक्षा जोखिम भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही यूक्रेन को अपनी सेना का आकार घटाना होगा और उसे नेटो में शामिल होने की किसी भी प्रक्रिया को रोकना होगा। यही वजह है कि यूक्रेन इसे समर्पण योजना बता रहा है। ट्रंप के पीस प्लान में यह भी है कि यूक्रेन से समझौते के 100 दिनों के भीतर यूक्रेन में चुनाव कराया जाएगा। जेलेंस्की सितंबर में कह चुके हैं कि वह युद्ध विराम होने के बाद चुनाव कराना चाहते हैं। ट्रंप के पीस प्लान में अन्य पहलू भी शामिल किए गए हैं, जिसमें रूस की फ्रीज की हुई संपत्तियां यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए खर्च की जाएंगी। अमेरिकी पाइपलाइनों और भंडारणों सुविधाओं समेत यूक्रेन के गैस बुनियादी ढांचे के संयुक्त पुनर्निर्माण पर काम करेगा, इसका विकास करेगा और आधुनिकीकरण और इसके संचालन के लिए यूक्रेन के साथ सहयोग करेगा। रूस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। अमेरिका और रूस एआई और खनन जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी के लिए सहमत होंगे और रूस G8 में लौट आएगा। इस प्लान में यह भी उम्मीद की गई है कि अब रूस पड़ोसी देशों पर आक्रमण नहीं करेगा और नेटो कोई विस्तार आगे नहीं करेगा। साथ ही यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी भी मिलने की बात कही गई है। हालांकि समझौता होने के बाद यदि यूक्रेन बिना किसी कारण के मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में मिसाइल लॉन्च करता है तो उसकी सुरक्षा गारंटी अमान्य मानी जाएगी। यूरोप के प्रमुख देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने संयुक्त बयान में ट्रंप प्रशासन के शांति प्रयासों का स्वागत तो किया है, लेकिन कई बिंदुओं को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इन देशों की मुख्य आपत्ति यूक्रेन की सेना को छोटा करने की शर्त है और जो कब्जाए हुए क्षेत्रों का स्थायी नुकसान की जो बात कही जा रही है उस पर भी उन्हें आपत्ति है और नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया को रोकने की बात पर भी वे असहमत हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों का आकार अभी 6 लाख कर्मियों तक सीमित करने की बात कही गई है। एक यूक्रेनी अधिकारी के अनुसार यूक्रेन की सेना में वर्तमान में 8 लाख से 8.5 लाख कर्मी हैं, लेकिन नए समझौते में इसे कम करने की बात कही गई है। यूरोपीय देशों को ऐसे में आशंका है कि इन शर्तों को मानने से यूक्रेन की सुरक्षा कमजोर हो सकती है।
पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने तो यह सवाल उठा दिया कि यह जानना जरूरी है कि यह प्रस्ताव लिखा किसने है। वहीं वॉशिंगटन में भी इस मुद्दे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। कुछ अमेरिकी सांसदों का कहना है कि यह प्लान असल में रूस की सोची समझी एक योजना है, यह उसकी सोच है, जबकि अमेरिकी सरकार और विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसे पूरी तरह से अमेरिका का बनाया हुआ बता रहे हैं। इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि यह कहना कि अमेरिकी सरकार इस योजना के पीछे नहीं है पूरी तरह से गलत है। उनके मुताबिक यह योजना अमेरिका ने बनाई है और इसमें रूस और यूक्रेन दोनों की बातें शामिल की गई हैं, दोनों की सहमति ली गई है। वहीं ट्रंप ने इस योजना को अपना व्यक्तिगत समर्थन भी दिया है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक यूक्रेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। जेलेंस्की ने इस योजना को अमेरिकी दृष्टिकोण तो बताया है, लेकिन उसका कहना है कि यूक्रेन अपनी रेड लाइन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और योजना को वास्तव में सार्थक बनाने के लिए वो अपना इनपुट जल्द ही देगा। देखना होगा कि जिनेवा में हो रही बातचीत क्या रूप लेती है और यूक्रेन इस पीस प्लान पर सहमत होता है या नहीं। लेकिन यूक्रेन के जो फिलहाल हालात हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम। ना तो यूक्रेन नाटो में शामिल हो सका और ना ही रूस के कब्जाई जमीन को वापस ले सका है। इस तरह की तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। I want to confirm that we have a very productive first session with distinguished American delegation. We have very good progress and we are moving forward to the just and lasting peace. Ukrainian people deserve and want this peace more than anyone in this planet. We thank our big friends, United States and personal President Trump and his team to their commitment to bring this peace. And we will continue to work today, as Secretary said. We will be working and in coming days to join proposals, and we will also will engage our European friends. All right, we had a very good day today. I think we made a tremendous amount of progress, even from the last time I spoke to you, and I apologize for keeping you waiting, but there was more work to be done. Now, obviously, like any final agreement, they'll have to be agreed upon by the presidents, and there are a couple issues that we need to continue to work on. But I think the report today is that I think today was worthwhile. It was very, very. It is probably the most productive day we have had on this issue.